मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर अंकित आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और स्पेशली अगर आपके घर में शुगर की बीमारी है तो अपने शुगर के दवाई की स्ट्रिप्स निकाल कर देख लें कि क्या आप में अभी ये पुरानी दवाइयाँ ही चल रही हैं या आप नई दवाइयों पे स्विच हो चुके हो। तो पुरानी दवाइयाँ हम सब जानते हैं कि मेटफॉर्मिन है। पुराने ज़माने में आप ग्लाइक्लाज़ाइड लेते थे, जैसे ग्लाइनेस चलती थी बहुत ज़्यादा। ग्लाइमेप्राइड आजकल चलती है मेटफॉर्मिन के साथ। ग्लाइक्लाज़ाइड चलती है, ग्लाइपाइज़ाइड चलती है। तो बहुत सारे ऐसे सल्फोनिलयूरियल्स वाले सॉल्ट हैं और जो मेटफॉर्मिन के साथ चलते हैं। नो डाउट मेटफॉर्मिन आज भी सबसे सस्ता और बहुत इफेक्टिव ड्रग है। बस कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मेटफॉर्मिन नहीं लेनी। आज का टॉपिक मेटफॉर्मिन नहीं, वो वाली नई दवाइयां हैं शुगर की जिसके बारे में हमें बात करनी है और जिसके बारे में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारे घर में अवेलेबल है। चाहे वो ग्लिप्टिन्स हैं, सीटाग्लिप्टिन है, लीनाग्लिप्टिन है, या फिर वो ग्लिफ्लोजिन्स हैं। डैपाग्लिफ्लोजिन हो सकती है, एम्पाग्लिफ्लोजिन हो सकती है, या एक और नया सॉल्ट है जो है GLP-1 एगोनिस्ट, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। अब गोली आने लगी है सीमाग्लूटाइड की या फिर ड्यूलाग्लूटाइड की। तो ड्यूलाग्लूटाइड जो होता है वो ट्रूलिसिटी नाम इंजेक्शन से आता है। महंगी दवाइयां हैं। तो इन सब नई दवाइयों के बारे में बात करनी है। आप तब तक अपने शुगर की दवाइयां इस वीडियो को देखते देखते मिला लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा इनके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके बारे में ही आज इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन उससे पहले बात करें क्यों मेटफॉर्मिन हमारे लिए ईजिली एक्सेसिबल दवाई है, सस्ती सी दवाई है, बहुत इफेक्टिव दवाई है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मेटफॉर्मिन आपको नहीं लेनी होती, स्पेशली शुगर के पेशेंट को। देखिए, बहुत अच्छी वंडरफुल मेडिकेशन है, सिर्फ शुगर में नहीं, ये इनफर्टिलिटी में भी यूज करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट वाले यूज करते हैं, PCOS में यूज करती हैं बहुत सारी गायनी वाली, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी में हार्मोन रेगुलेशन को बढ़ाती है, ओव्यूलेशन को बढ़ाती है। तो इनफर्टिलिटी में गायनी वाले यूज करते हैं। वेट लॉस के लिए यूज किया जा सकता है इस मेडिकेशन को, और करते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उनको वेट लॉस के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत बेनिफिशियल है, कैंसर से भी प्रोटेक्टिव है। इवन ब्रेस्ट के कैंसर से फीमेल्स को बचाती है, प्रोस्टेट के कैंसर से मेल को बचाती है, और साथ ही साथ कुछ एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हैं मेटफॉर्मिन में। तो सस्ती सी दवाई में इतने सारे हमारे गुण हैं। और सबसे बड़ी बात, जब शुगर के पेशेंट्स को हार्ट अटैक का, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक के रिस्क रहते हैं, तो उसके खतरे को भी कम करती है। तो मेटफॉर्मिन नो डाउट एक बहुत ही इफेक्टिव दवाई है, पुरानी दवाई है, सस्ती है, और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी, जो मैं पहले भी बात करता रहता हूँ। और जब नहीं ली जा सकती पेशेंट्स के द्वारा, तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, जिसमें पक्का बंद ही करनी पड़ जाती है। जैसे कई बार पेशेंट को इतना कॉमन GI साइड इफेक्ट आते हैं, उसका मेटेलिक टेस्ट हो जाता है, टेस्ट इतना कड़वा होने लगता है कि वो नहीं ले पाते। कई बार किसी पेशेंट को मेटफॉर्मिन लेने से डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, इतना ज्यादा गैस्ट्रिक अपसेट रहना पड़ता है कि वो बंद करनी पड़ती है। तो ये मेटफॉर्मिन के कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, चाहे वो हमारे पेट से रिलेटेड साइड इफेक्ट हों, पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है जिसमें ये दी जा सकती है। जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कर देती है ये, विटामिन B12 की कमी करती है। एक तो आप वेजिटेरियन हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी ज़्यादा है। दूसरा, मेटफॉर्मिन खा रहे हैं क्योंकि वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। तो मेटफॉर्मिन लेने वाले लोग विटामिन B12 लेवल अपना जरूर मेंटेन करके रखें, उसका सप्लीमेंट्स जरूर लेते रहें, चाहे वो ओरल लें चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में लें। और वेज डाइट वैसे ही विटामिन B12 डेफिशिएंट होती है। विटामिन B12 वेजिटेरियन लोगों में वैसे ही कम पाया जाता है। और एक बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट है, वो है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस मतलब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है और आपकी बॉडी जवाब देने लगती है। तो ये एक खतरनाक जानलेवा साइड इफेक्ट हो सकता है मेटफॉर्मिन लेने से। तो मेटफॉर्मिन आपको ध्यान से लेनी है, इन साइड इफेक्ट से बचना है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें मेटफॉर्मिन नहीं लेनी होती वो होता है जब क्रिएटिनिन 1.5 से ज्यादा हो, तो मेटफॉर्मिन नहीं लेनी होती। जब किडनी फंक्शन टेस्ट आप कराते हैं,
खून की जांच कराते हैं तो मेटफॉर्मिन आपको नहीं लेनी होती। और अब बात आती है दूसरी दवाइयों की। तो दूसरी दवाई यूज करी जाती हैं आजकल। साथ में जब मेटफॉर्मिन बंद हो जाती है तो नो डाउट कोई ना कोई सल्फोनिल यूरियस यूज हो रहा होता है, चाहे वो ग्लाइक्लाजाइड हो, चाहे वो ग्लाइमेप्राइड हो। आजकल ग्लाइक्लाजाइड या ग्लाइमेप्राइड ही ज्यादा सॉल्ट यूज होते हैं। तो आप भी देखेंगे तो आपके भी घर में अगर शुगर की दवाई होगी तो उसमें ये वाले सॉल्ट होंगे। मेटफॉर्मिन के साथ जब मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं होती तो कुछ ना कुछ ग्लाइक्लाजाइड होगा या ग्लाइमेप्राइड होगा। तो इस इन इन सॉल्ट का एक साइड इफेक्ट ये है सबसे बड़ा कि ये शुगर को डाउन करने का रिस्क रहता है। मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, वो शुगर को लो होने नहीं देती क्योंकि उसका एक्शन ही अलग है। वो सिर्फ या तो शुगर के हमारी बॉडी से शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, नई शुगर को लीवर बनाने नहीं देती, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करती है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाती है, मतलब हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर डाउन होना, उसका रिस्क या साइड इफेक्ट नहीं है मेटफॉर्मिन का। लेकिन सल्फोनिल यूरियस का, ग्लाइमेप्राइड का, ग्लाइक्लाजाइड का, इनका साइड इफेक्ट है क्योंकि ये इंसुलिन सिक्रेटिगॉग्स हैं, मतलब ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बॉडी में बढ़ाती हैं, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती हैं। तो इनके कारण आपको वेट गेन, वजन बढ़ना और हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क हो सकता है, मतलब शुगर घटने का रिस्क हो सकता है। आप ले रहे हैं, अगर आप ज्यादा डोज में लेने लगे तो शुगर घट सकती है। तो हमेशा जो भी ग्लाइमेप्राइड, ग्लाइक्लाजाइड सॉल्ट लेते हैं उन लोगों को अपनी शुगर को बचा के रखना है। तो ये तो हुई दोनों हमारी जो कॉमनली और पहले से दवाइयाँ। लेकिन अब बात करते हैं आजकल की नई दवाइयों के बारे में जो आजकल यूज की जाती हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला सॉल्ट है, अगर आप जानते हो, सीटाग्लिप्टिन या लीनाग्लिप्टिन। दोनों बहन भाई हैं। दोनों सॉल्ट अगर किस ग्रुप में आते हैं, DPP4 इनहिबिटर्स कहते हैं इनको हम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये सॉल्ट नेफ्रोप्रोटेक्टिव हैं, मतलब किडनी को बचाने में हेल्प करते हैं शुगर के पेशेंट्स की। तो सीटाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन सॉल्ट बहुत अच्छे सॉल्ट हैं, नए सॉल्ट हैं, मेटफॉर्मिन के साथ ऐड करके दे दिए जाते हैं क्योंकि नेफ्रोप्रोटेक्टिव हैं। नेफ्रोप्रोटेक्टिव है और साथ ही साथ ये सॉल्ट आपको शुगर डाउन का रिस्क नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं रहता ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सिर्फ इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाते हैं। ये एक हमारी बॉडी में हार्मोन होता है, इंक्रेटिन हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं। इंक्रेटिन हार्मोन हमारी बॉडी से इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाता है और ग्लूकागोन को कम करता है। मतलब ये इनका शुगर कंट्रोल करने का तरीका अलग है कि बॉडी में ग्लूकोज आई और इन्होंने इंक्रेटिन की इंक्रीज करा, इंक्रेटिन ने हमारी बॉडी में इंसुलिन को रिलीज करा दिया, तो शुगर कंट्रोल हो गई। तो यूजुअली ये वाली दवाइयां और किसी ग्रुप के साथ ऐड करके दी जाती हैं, GPP4 इनहिबिटर्स, जिसमें सीटाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन आजकल बहुत कॉमनली यूज होती है। ये क्लिनिशियन की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो सीटाग्लिप्टिन दे रहा है या लीनाग्लिप्टिन। ऑल्दो लीनाग्लिप्टिन इज बिट मोर नेफ्रोप्रोटेक्टिव, मतलब किडनी को के लिए और ज्यादा बेटर है सीटाग्लिप्टिन के कंपैरिजन में लीनाग्लिप्टिन। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, क्लिनिशियन की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या दे। अच्छा, वेट न्यूट्रल होते हैं ये, वेट बहुत ज्यादा गेन नहीं करते। जैसे मैंने बताया था, ग्लाइमेप्राइड से वेट गेन हो सकता है, मेटफॉर्मिन वजन कम करने में भी काम आती है, लेकिन ये वेट न्यूट्रल होते हैं, वजन को बढ़ाते तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा कम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छी दवाई मानी जाती है DPP4 इनहिबिटर्स की। वेट न्यूट्रल है, शुगर घटने का रिस्क नहीं है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेफ्रोप्रोटेक्टिव तो है ही, और कार्डियो न्यूट्रल है। मतलब कार्डिक इफेक्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, लेकिन हाँ मतलब कार्डिक न्यूट्रल है, कार्डियो कोई इंजरी नहीं करते, कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है। और अगर वैसे इनकी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ फ्लू लाइक सिंड्रोम वगैरह कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। सीटाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन लेने वाले लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें और आराम से वो दवाई ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं नए सॉल्ट पे। एक और नया जो सॉल्ट है वो है जो आजकल कॉमनली यूज होते हैं, वो है ग्लिफ्लोजिन्स, डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, जिनको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। तो
डैपा भी यूज कर सकते हैं, एम्पा भी यूज कर सकते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं, डैपा आप देखेंगे जब शुगर की दवाइयां, शुगर उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही होती तो ये वाली दवाई आपका डॉक्टर ऐड कर देता है। लेकिन अब इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, कुछ गुड इफेक्ट भी हैं। देखिए, डैपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके वजन कम करने में भी हेल्प करती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। दूसरा, डायबिटीज के पेशेंट में HbA1c को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। जो 3 महीने की शुगर होती है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो नो डाउट अच्छा ड्रग है। कैसे शुगर को रिड्यूस करता है? हमारे पेशाब के रास्ते में, यूरिन के रास्ते में ये शुगर को निकालता है। तो अगर आपकी शुगर जैसी बढ़ेगी, ये शुगर को पेशाब के रास्ते से निकालेगा। और सबसे अच्छा इसका गोल्डन साइड इफेक्ट जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। मतलब ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हमारी हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट फेलियर से बचाते हैं। और स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट डैपाग्लिफ्लोजिन अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी देते हैं। आप देखेंगे डापा 5 mg या डापा 10 mg की टेबलेट हार्ट के पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि कार्डिक फेलियर, हार्ट फेलियर के रिस्क को बहुत कम करती है, उसको बचाती है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी दवाई है, क्योंकि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, वजन कम करने में मदद करेगी तो और ज्यादा हार्ट के लिए अच्छी है, शुगर को कंट्रोल करने में बेटर रहेगी, और हमारी HbA1c को भी कम कर देती है, 3 महीने की ग्लूकोज को भी कम कर देती है। और साथ ही साथ नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी है, किडनी को भी बचाती है। स्पेशली किडनी, जैसे हमारे शुगर के पेशेंट में किडनी फेलियर का रिस्क रहता है, तो किडनी के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन लेकिन आपको ग्लिफ्लोजन लेने से पहले या ग्लिफ्लोजन लेने के बाद ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट भी हैं। अगर आपको साइड इफेक्ट आते हैं तो आपको ये दवाई बंद करनी पड़ती है। और उन्हीं साइड इफेक्ट्स में से एक बहुत मेजर साइड इफेक्ट है, ये यूरिन इन्फेक्शन कोज करने का रिस्क बढ़ाती है। तो जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होता है बार बार, स्पेशली फीमेल्स में, उनको ये दवाई अवॉइड करनी पड़ती है, क्योंकि जब पेशाब में शुगर आ रही होती है तो वो अच्छा मीडिया बन जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। इसी तरह से जेनाइटल इन्फेक्शन, मतलब मेल में प्रीप्यूस के आसपास, क्योंकि वहाँ शुगर जमा होती है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो बार बार जेनाइटल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ये एक बहुत मेजर साइड इफेक्ट है, बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, जिसके कारण से आपको ये ग्लिफ्लोजन सॉल्ट्स, डैपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन, आपको बंद करनी पड़ती है। अगर हम कंपेयर करें तो डैपा हार्ट के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, एम्पाग्लिफ्लोजिन किडनी के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव है। लेकिन अगर ऐसा साइड इफेक्ट आने लग जाए, चाहे यूरिन इन्फेक्शन है, चाहे जेनेटल इन्फेक्शन है, कुछ फीमेल को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, तो जब ऐसा इन्फेक्शन आने लगे तो आपको ये होल्ड करनी पड़ती है, डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है, और फिर बारी आती है शुगर की और दवाइयों के बारे में। खैर, और भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे क्योंकि जब पेशाब के रास्ते से चीनी ज्यादा निकलती है तो पानी ज्यादा निकलेगा, पानी ज्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होने का खतरा रह हो सकता है। तो पेशेंट्स को जो भी डैपा या एम्पा लेते हैं वो फ्लूइड ठीक से लें, ऐसा ना हो कि वो डिहाइड्रेटेड होते रहें। और दूसरा, जब पानी बॉडी से ज्यादा निकलेगा तो उनको प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो अपनी प्यास को मत मारें, अच्छे से अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। और अगर यूरिन इन्फेक्शन या जेनेटल इन्फेक्शन होता है तो अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करें, जिससे कि वो आपकी दवाइयों को मॉडिफाई कर दे। अब बात आती है तीसरी दवाई की। इन दो दवाइयों के बाद जो मैंने पहले बताई, चाहे पहले मैंने क्या बताया, आपको बताया ग्लिप्टन्स, सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, एक नया सॉल्ट जो चलते हैं, और दूसरा मैंने बताया अभी ग्लिफ्लोजिन्स, चाहे वो डापाग्लिफ्लोजिन है, चाहे वो एम्पाग्लिफ्लोजिन है। अब तीसरा सॉल्ट जो अभी कम चल रहा है, काफी महंगा सॉल्ट है, लेकिन बहुत यूजफुल है, वो सॉल्ट है या दवाई, कौन सा ग्रुप है, GLP-1 एगोनिस्ट, जिसमें सॉल्ट है, खाने वाली दवाई है सीमाग्लूटाइड, राइबल्सस नाम से आती है। 3 mg की टेबलेट आती है, 7 mg की टेबलेट आती है, और इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, जो एक हफ्ते में सिर्फ एक बार देना होता है। ट्रूलीसिटी नाम के इंजेक्शन से आता है ड्यूलाग्लूटाइड। तो खैर, बात करते हैं GLP-1 एगोनिस्ट। नई दवाई है, बहुत सारे घरों में अवेलेबल नहीं होगी, बहुत अच्छी मेडिकेशन है, लेकिन ये समझ लीजिए कि महंगी दवाई है। लगभग सीमाग्लूटाइड, या मैं कहूँ राइबल्सस नाम का जो पत्ता है, वो लगभग 3,000 रुपए के आसपास,
3 mg का लगभग 2500 के आसपास आएगा, ये 3000 के आसपास आएगा 7 mg का। तो महंगी दवाई है, लेकिन जो लोग इंसुलिन नहीं लगाना चाहते उनको ये एक बार दिन में दी जा सकती है। 3 mg की टेबलेट भी आती है, 7 mg की, अगर 3 mg, लेकिन ये मेडिकेशन और मेडिकेशन के साथ ऐड करके दी जा सकती है। जैसे मेटफॉर्मिन और लीनाग्लिप्टिन के साथ आपने ऐड करके थर्ड सॉल्ट दे दिया। आइडियली अगर आप 3 सॉल्ट शुगर के लेते हैं और उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो उसके बाद इंसुलिन ले लेना चाहिए। चौथा सॉल्ट एज पर गाइडलाइन नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग इंसुलिन से बचने के लिए 4-4 सॉल्ट खाते हैं और क्लिनिशियंस देते हैं क्योंकि पेशेंट चाहता है। वो जानते हुए भी उन्हें देनी पड़ती है क्योंकि पेशेंट इंसुलिन लेने को तैयार नहीं होते। तो आप समझिए मैक्सिमम 3 सॉल्ट्स लेने होते हैं शुगर की अगर आपको बीमारी है तो खैर बात करते हैं सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड या ड्यूलाग्लेट, ये GLP-1 एगोनिस्ट बहुत अच्छी दवाई हैं, नेफ्रोप्रोटेक्टिव हैं, आपकी किडनी को बचाएंगी, आपके वजन को कम करने में हेल्प करेंगी। सिर्फ शुगर कंट्रोल करना ही इसका यूज नहीं है, ये वेट लॉस करने के लिए भी पेशेंट्स को दी जा सकती है क्योंकि इसका एक्शन ऐसा है, ये हमारे पेट में डाइजेशन को स्लो करती है जिससे हमारा पेट भरा भरा रहता है, उस कारण से भूख कम लगती है। तो एज ए वेट लॉस मेडिसिन भी यूज किया जाता है सीमाग्लूटाइड या ड्यूलाग्लूटाइड को, स्पेशली सीमाग्लूटाइड को। मतलब जो हम ओरल लेते हैं सीमाग्लूटाइड, वो टैबलेट वेट लॉस के लिए भी यूज की जा सकती है। और जब वजन कम होगा तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, मतलब हार्ट अटैक का खतरा कम होगा, ब्रेन के स्ट्रोक का खतरा कम होगा क्योंकि वजन एक बहुत बड़ी बीमारी है, और शुगर भी अच्छे से कंट्रोल होगी। तो ये मेडिकेशन ना सिर्फ शुगर बल्कि वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, हमारे हार्ट को भी बचाती है, किडनी को भी बचाती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं और कोई खास गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। बस मेन साइड इफेक्ट क्या है, GI साइड इफेक्ट, पेट में थोड़ा बहुत नोजिया, वॉमिटिंग ऐसा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लेकिन वो विद टाइम चले जाते हैं जब आप लंबे समय तक लेते हैं। तो ये कुछ नए सॉल्ट्स थे जो आजकल शुगर के चल रहे हैं, तो मुझे लगा एक बार शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार आप अपनी घर में दवाइयों को मिला लीजिए, ऐसा ना हो कि आप दवाई ले रहे हैं और उसके कारण से, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे क्रेटिनिन बढ़ जाता है, आप तब भी मेटफॉर्मिन लेते रहते हैं। आपको कोई जेनेटिल इन्फेक्शन या यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, आप फिर भी ये डैपाग्लिफ्लोजिन ले रहे हैं, डैपा आपके घर में चल रही है। तो ये दवाइयाँ चेंज करने का टाइम आ गया जब आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा होने लगता है या जिस कंडीशन में आपको दवाई नहीं लेनी होती, उस समय में मतलब दवाई चेंज करने का टाइम आ गया है। तो क्लिनिशियन के पास रेगुलर जाते रहिए और खुद भी नॉलेज रखिए, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही है आज के लिए। हम फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, और आगे शेयर करिए वीडियो को। अगर आपके लिए भी हेल्पफुल है तो हो सकता है किसी और की भी मदद हो जाए। हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।